सर ये बताइएगा कि कल से खबर है गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब को जहर स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। खान साहब ने खुद ये बात अपने वकला को कही है। इसमें कितनी एक सदाकत है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या इलाही अमल अपनाने जा रही है? देखें, खान साहब जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद उनकी तरफ से एक बात बार हाँ कही गई है, हर बार कही गई है कि उनके ऊपर कातिलाना कोशिश हो सकती है और वजीराबाद के अंदर ये कोशिश हुई है और इस चीज़ के अमकान को रद्द नहीं किया जा सकता कि उनके ऊपर दोबारा से असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हो सकती। इस बात को हम रद्द नहीं कर सकते क्योंकि कल मैं वहाँ कोर्ट के अंदर जेल के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए उस गुफ्तगू के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात उन्होंने बारहा कही है कि उनके ऊपर दोबारा से असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकती है। ये बात उन्होंने मेरे साथ की है, पिछली गुज़िश्ता तारीख पे जब था वहाँ भी कही, और हर बार ये बात कहते हैं कि जिस तरह वजीराबाद के अंदर उनके ऊपर हमला किया गया उसके बाद इनके ऊपर दोबारा ये कोशिश हो सकती है। और जिन लोगों ने उनको रजीम चेंज करवाया उनसे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। ये बात बाहर आ गई है। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्यों खान साहब, हालांकि अब इस वक्त गिरफ्तार भी हैं, जेल में भी हैं, तो फिर क्यों उन पर हमला किया जा सकता है? देखें, खान साहब की शख्सियत के अंदर एक ख़ास बात है जो बाकी पाकिस्तानी सियासी शख्सियात के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। सवाए कायद-ए-आज़म के बाद अगर मैं कहूँ कि वो जो शख्सियत का उनसर है सिर्फ खान साहब की शख्सियत के अंदर है कि खान साहब झुकते नहीं हैं, वो सरेंडर नहीं करते, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने मौक़िफ़ पे, कौम के जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर और कौम के हक़ के ऊपर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कायद-ए-आज़म ने भी कभी भी कौम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और खान साहब की शख्सियत के अंदर भी ये बात है कि ना तो वो अपने मौक़िफ़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, ना सरेंडर करते हैं, और ना ही अपना मौक़िफ़ छोड़ने के लिए वो तैयार होते हैं। उन्होंने जो मौक़िफ़ 1996 के अंदर रखा आज भी उनका मौक़िफ़ वही है। आप 1996 की उनका जो मंशूर उठाएं, 1996 की कोई भी तकरीर उठाएं और 2023 की कोई भी तकरीर उठाएं, दोनों एक ही चीज़ है कि उनका जो गुज़िश्ता 27 साल से एक ही मौक़िफ़ है और उनको उस मौक़िफ़ से हटाने की कोशिश की गई। उनको बारहा ये कोशिश की कि करप्ट और चोर लोगों के साथ वो बैठें, उनके साथ नेगोशिएशन करें, लेकिन वो इस बात पे कभी भी नहीं आए। और बहुत सारे जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो उस पर डट के खड़े हैं, और इससे आलमी बहुत सारी ताकतों को भी तकलीफ है कि खान साहब जिस तरह पाकिस्तान एक जोग्राफिकल अहम जगह पे पोजीशन पे मौजूद है और इस जोग्राफिकल पोजीशन पे आलमी ताकतों की भी नज़र है, और बहुत सारी आलमी ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके मुताबिक तश्कील दी जाए। लेकिन खान साहब ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल होगी, और जब ये न्यूट्रल होगी तो बहुत सारे जो इलाकाई खिलाड़ी हो, इलाके के अंदर रीजन के अंदर खेल खेलने वाले जो आलमी खिलाड़ी होते हैं उनको इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो ये उनको झुकाने की एक और कोशिश है कि वो कम अज़ कम फॉरेन पॉलिसी पे और कौम के मौक़िफ़ पे कम अज़ कम सरेंडर करें। यूसुफ खालिद साहब, ये बताइए क्या मकसद क्या है? कोई आप उनसे कोई मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं? ये इल्ज़ामात नहीं है, ये जो बातें कही गई हैं कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। हम ये जो बात कह रहे हैं, एक तो तारीख के तनाज़ुर में पाकिस्तान की जेलों की तारीख उठा के देख ली जाए, उनके अंदर क्या हुआ, जेलों के अंदर कैदियों के साथ, सियासी कैदियों के साथ क्या सलूक होता रहा। इवन मैं आपको तारीख में मिसाल दूं, भुट्टो साहब को जब जेल में रखा गया तो ये बात भी सामने आई कि जेल के अंदर उनको आखिरी टाइम में तशद्दुद करके मारा गया। अब ये चीज़ें भी मार्केट के अंदर, आपकी किताबों के अंदर, अखबारों के अंदर आज भी मौजूद है। इस चीज़ से देखें ये वो भी उस वक्त सरकार की कस्टडी के अंदर थे, और आज भी बाकी कितने भी कैदी हैं उनके साथ जेलों के अंदर क्या सलूक किया जाता है, कितने बुरे तरीके से उनके साथ किया जाता है, रवैया अख्तियार किया जाता है। तो इस चीज़ से देखो ये पाकिस्तान की तारीख है कि जेल के अंदर कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक, और बाज़ औक़ात ये जो भुट्टो साहब वाला जो तशद्दुद वाला वाक़या जो रिपोर्ट किया जाता है हमेशा ये हुए हैं जेल के अंदर, इस चीज़ से इनकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि खान साहब एक बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत है, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों, बहुत इससे पहले भी उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं और अब भी इस चीज़ का ख़तरा बाकायदा मौजूद है। ये अब हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनकी फैमिली है वो ये चाहती है कि उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाया जाए, उनके हमारी जो मेडिकल टीम है उसके ज़रिए हो, उनको घर का खाना दिया जाए। ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर जहर का जो बात है वो खाने के ज़रिए दी जा सकती है, जो जेल का खाना है वो महफूज भी नहीं है। इससे पहले भी बहरहाल चूँकि खान साहब शिकायत नहीं करते इस चीज़ की, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए मुफीद भी नहीं है। अच्छा, रात एक खबर आई है कि इमरान खान साहब की जो तबीयत है वो इंतहाई नासाज थी, मैदे में तकलीफ के बायस डॉक्टर्स की टीम को भी बुलाया गया और जेल के अंदर चेकअप हुआ जहाँ पर सुपरिटेंडेंट और बाकी अमला भी मौजूद था। इस बारे में पार्टी आगाह है या नहीं है, और इस बारे में क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? अच्छा, इस हवाले से मेरे पास तो ऐसा मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता पार्टी की हद तक मेरी किसी से अभी बात नहीं हुई है इस वक्त, तो इस हवाले से मैं मौक़िफ़ नहीं दे पाऊँगा।
अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बात करें, पहले भी अदम एतमाद का इजहार किया था आप लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद वो केसेस अब भी वही हैंडल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे, और फैसले भी जिस तरह जमानत मुस्तरद हुई, क्या दोबारा से अदम एतमाद की जानिब जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कोई वहाँ पर आप लोग दरख्वास्त देंगे? देखिए, आमिर फारूक साहब की जहाँ तक बात है, उनके ऊपर पहले भी अदम एतमाद किया, खान साहब ने भी किया, बाकायदा हमने एप्लीकेशन भी इस हवाले से मूव की। अब आमिर फारूक साहब को जो बुनियादी तौर पे उनको केस से दस्तबरदार होकर किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था, क्योंकि ये अदालती अखलाकियात है और ये जज का कंडक्ट भी है। जिस तरह आमिर फारूक साहब हमारी दरख्वास्तों को दबा के रख लेते हैं, फैसले महफूज कर लेते हैं और उस वक्त फैसले सुनाते हैं जब उस फैसला सुनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, इंसाफ का कत्ल हो चुका होता है, फिर उसके बाद उस अपील को इनफ्रक्चस करार देके दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। तो ये हमारा पहले दिन से तोशा खाना केस के अंदर से ये ग्रीवियंस रहा है और अभी साइफर केस के हवाले से हमारा यही ग्रीवियंस है। या तो आप टाइम के फ़ौरन वक्त के अंदर हमारी दरख्वास्तों को, हमारी अपीलों को डिसाइड कर दें, अगर नहीं करते भाई आप किसी दूसरे बेंच को भेज दें। हम यही गुजारिश करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकी को भेज दें। अच्छा, नवाज शरीफ की दोनों दरखास्तों पर रिलीफ भी दे दिया गया और उन्हीं को नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये डिस्पोजेबल फैसला, देखिए, ये जो नवाज शरीफ का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला हुआ, ये पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ, जुडिशल जो अदालती प्रोसीजर है उसके साथ, जो ज़ाब्ता है फौजदारी उसके साथ ये इंतहाई भोंडा मजाक किया गया है। एक शख्स यहाँ मौजूद नहीं है, अटारनी के जरिए बेल फाइल कर रहा है, उसको बेल दे दी जाती है। हमने जब फाइल की हमें नहीं दी गई, खान साहब जख्मी हालत में आए। ये नवाज शरीफ को अब जो फैसला है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ के साथ और अदलिया के निज़ाम के साथ सबसे बड़ा मजाक हुआ है और ये प्रोसीजर का जो अदालती प्रोसीजर है उसका कत्ल हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप बुशरा बीबी के भी वकील हैं और कल भी वो यहाँ पर पेश हुई थी अदालतों में, एहतसाब अदालत में, सेशन कोर्ट में। कभी आपने आसार देखें कि परेशानी के आसार हों बुशरा बीबी के चेहरे पर? इतने ज़्यादा केसेज हैं और हर हफ्ते उनको चक्कर लगाना पड़ता है। जहाँ तक बीबी साहिबा का तल्लक है, चूँकि वो नकाब में होती हैं, तो मैंने उनकी गुफ्तगू से, लेकिन कभी वो महसूस नहीं हुआ कि वो कभी परेशानी है। और खान साहब का भी ऐसा ही है, और वो जब भी आते हैं इंतहाई वो पुरअतमाद तरीके से आती हैं और पेश होती हैं। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जब उसको नहीं झुकाया जा सका तो उसकी अहलिया को, उसकी बहनों को, उसके ख़ानदान के लोगों को भी अदालतों के अंदर घसीट लिया गया, जिनके खिलाफ केस ही कोई नहीं है। झूठे केस कायम करके उनको अदालतों के अंदर घसीटा जा रहा है। हमने जितना देखा है, वकीलों ने मुशर्रफ साहब को भी घुटने टेकने पे मजबूर किया था। फिर आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप लोग उन अदालतों में पेश होते हैं जिन अदालतों के फैसलों पे अमल नहीं होता? देखें, रियासत जो होती है 3 सतून पे कायम होती है, लेजिस्लेचर पे, कानून साज, एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया और जुडिशरी। देखें, अगर हम अदालतों के अंदर पेश नहीं होंगे, अदालतों का वक़ार नहीं बरकरार रखेंगे, अदालतों को मजबूत करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो रियासत का जो तीसरा पिलर है वो गिर जाएगा। तीसरा पिलर गिरेगा, स्टेट पूरी गिर जाएगी। ठीक है, अदालतों के अंदर पेश होना, उनके वक़ार को बहाल रखना और उनकी मजबूती के लिए कोशिश करना, यही वकला का बुनियादी काम भी है और यही हमारा वकला का एक बुनियादी मोटो भी है। तो ये रियासत का पिलर है और ये बुनियादी पॉलिटिकल साइंस